नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर, जहां हम लेकर आते हैं सबसे लेटेस्ट और डिटेल्ड अपडेट्स भारत के डिफेंस और मिलिट्री एडवांसमेंट्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के नए मिसाइल्स, इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेड्स, सबमरीन प्रोजेक्ट्स और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ के एक और कमाल के टेस्ट के बारे में। फ्राइडे को डीआरडीओ ने अपने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्जन बेस्ड मिसाइल सिस्टम का फाइनल राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये मिसाइल उड़ीसा कोस्ट के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से फायर किया गया था। अब समझते हैं एसएफडीआर टेक्नोलॉजी की खासियत। ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है जो मैक 3 से ज़्यादा स्पीड पर एरियल टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा फास्ट है। टेस्ट के दौरान सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए और रेंज इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीमेट्री और रडार सिस्टम्स ने कंफर्म किया कि मिसाइल फ्लॉलेस परफॉर्म कर रहा है। तो क्या ये सिस्टम रेडी है इंडक्शन के लिए? ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इसका लास्ट डेवलपमेंटल ट्रायल था और अब ये भारत के आर्सेनल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। दोस्तों, एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है जो ऐसे एडवांस प्रोपल्जन सिस्टम डेवलप कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत 300 किलोमीटर तक के रेंज वाले लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स बनाएगा जो फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। डीआरडीओ का ये एक और ज़बरदस्त कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। इंडिया और स्वीडन के बीच एआई और रोबोटिक्स के फील्ड में पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं। एलेक्स बाथे जो सैब के द रेन फॉरेस्ट के हेड हैं, उन्होंने बताया कि कैसे दोनों कंट्रीज अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इनोवेशन में आगे बढ़ सकती हैं। देखा जाए तो इंडिया का सॉफ्टवेयर और एआई इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है और स्वीडन की एरोस्पेस और रोबोटिक्स एक्सपर्टीज इस पार्टनरशिप को और भी फ्रूटफुल बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है जो लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। स्वीडन जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी में मास्टर है, वो अगर इंडिया के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के साथ कोलैबोरेट करे तो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस, एवियोनिक्स और ग्रीन टेक में बड़े एडवांसमेंट हो सकते हैं। इंडिया की यूनिक लीपफ्रॉगिंग अप्रोच, जहां हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फेजेस को स्किप करके कटिंग एज टेक अडॉप्ट कर रहे हैं, ये इस पार्टनरशिप के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, ये पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के लिए सिर्फ टेक एडवांसमेंट का चांस नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस सॉल्व करने का एक नया तरीका बन सकता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI फ्लीट में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड होने जा रहा है। अब इन फाइटर जेट्स में डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ डुअल कलर मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अब ये है क्या? डुअल कलर मिशन अप्रोच वार्निंग सिस्टम एक ऐसा रडार वार्निंग सिस्टम है जो मिसाइल को मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है। डुअल कलर सिस्टम का मतलब है कि ये 2 अलग IR बैंड्स का डेटा यूज़ करके मिसाइल और नॉन थ्रेट्स जैसे सनलाइट या बैकग्राउंड रेडिएशंस में फ़र्क समझता है। मतलब अब पायलट्स को एक्यूरेट और टाइमली वार्निंग्स मिलेंगी बिना फॉल्स अलार्म्स के। ये सिस्टम 6 IR सेंसर के साथ आता है जो 360 डिग्री स्पेशल कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये कंटिन्यूसली एयर स्पेस को स्कैन करता है और मिसाइल के लॉन्च होने पर ट्रेजेक्टरी ट्रैक करता है। इसका एडवांस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम मिसाइल का टाइम टू इम्पैक्ट भी कैलकुलेट करता है। मतलब पायलट्स को इवेसिव मनोवर्स करने का फुल मौका मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए ये एक बड़ा लीप है क्योंकि अब इनकी सर्वाइवलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया के $6 बिलियन सबमरीन प्रोजेक्ट की, जो फिलहाल डिले का सामना कर रहा है। ये प्रोजेक्ट में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बिल्ड होने वाली थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट्स की वजह से अब ये 1 साल तक डिले हो चुका है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सबमरीन बनाने का नहीं बल्कि भारत की नई डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी का भी टेस्ट है। पॉलिसी के हिसाब से फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन फर्म्स के साथ पार्टनर करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना था, लेकिन अब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने सी ट्रायल के प्रोसीजर्स पर ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। इंडिया के सबमरीन फ्लीट की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट रशियन और जर्मन मेड वेसल्स पर डिपेंडेंट है जो अब अपनी प्रोडक्टिव लाइफ के एंड पर है। नई सबमरीन्स जो पहले 2030 तक आनी थी, उनकी टाइमलाइन अब और एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये भारत को एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा, स्पेशली यूरोप के डिफेंस हार्डवेयर डिमांड को देखते हुए। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रसिया के SU-57 स्टील्थ फाइटर के ऑफर की। मेजर जनरल SB अस्थाना कहते हैं कि एक आइडियल मिलिट्री कंपोजिशन में 30% स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिजिनस रीच के बाहर हैं। SU-57 एक 5th जनरेशन फाइटर है जो स्टील्थ
एडवांस एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। इस फाइटर जेट का एडिशन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रेडीनेस को एक नई हाइट दे सकता है, लेकिन ये डिसीजन बजट, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट और सेल्फ रिलायंस गोल्स के साथ अलाइन करना होगा। भारत का MCA प्रोग्राम फ्यूचर में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगा, लेकिन जब तक ये ऑपरेशनल नहीं होता SU-57 जैसा प्लेटफॉर्म एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। आपका क्या सोचना है इस कोलैबोरेशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो इंडियन नेवी अपनी मैरीटाइम स्ट्राइक्स कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। नेवी ने DRDO के इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को अपने अपकमिंग MQ-9B सी गार्डियन UAVs के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है। पहले यह सोचा गया था कि ये एंटी-शिप मिसाइल जनरल एटॉमिक्स से प्रोक्योर की जाएंगी, लेकिन डिलेस अवॉइड करने के लिए अब इसे लोकली इंटीग्रेट किया जाएगा। MQ-9B सी गार्डियंस का पहला लॉट 2027 तक आने की उम्मीद है और इसके बाद NASM-SR का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट 2030 तक होगा। अब बात करते हैं NASM-SR के टेक्निकल फीचर्स की। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है जो मैक 0.8 की स्पीड तक क्रूज करता है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल है जो प्रिसीजन के साथ नेवल टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। इस मिसाइल का एरोडायनामिक्स डिजाइन, जिसमें ट्रेपेजॉइडल विंग्स और डेल्टा फिन्स हैं, इसे सी स्किमिंग फ्लाइट्स कैपेबिलिटी देता है जो इसे एनिमी रडार्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल बनाता है। ये मिसाइल MQ-9B UAVs के साथ इंटीग्रेट होने के बाद इंडियन नेवी को एक पावरफुल कॉम्बिनेशन देगा। इसके थ्रू नेवी अपने सर्विलांस मिशंस और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला पाएगी, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया में। ये एक और कदम है सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं चाइना और रसिया के रिसेंट जॉइंट पेट्रोल्स की, जो 29 से 30 नवंबर के बीच सी ऑफ जापान में कंडक्ट हुई थी। लेकिन ये मिशन एक पावर डिस्प्ले से ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग टेक्निकल फेलियर बन गया। वो कैसे, जानते हैं। पहले दिन चाइनीज़ H-6N स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने मिशन स्टार्ट किया, लेकिन इसकी एस्कॉर्टिंग J-16 फाइटर्स हाफ वे रिटर्न कर गई क्योंकि उनकी रेंज इस मिशन के लिए इनफ नहीं थी। ये वही J-16 है जिसका क्लेम्ड ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये बेयरली 900 से 1000 किलोमीटर तक जा पा रहे हैं। ये सब हुआ उनके अंडर पावर्ड WS-10 इंजन्स की वजह से, जो हाई फ्यूल कंजम्पशन और रिलायबिलिटी इशूज़ के लिए इनफेमस है। अगले दिन रसिया Tu-95 बॉम्बर्स ने ऑपरेशन ज्वाइन किया और जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने नोटिस किया कि चाइनीज़ YU-20 टैंकर्स सिर्फ 800 किलोमीटर की रेंज पर J-16 फाइटर को रिफ्यूल कर रहे थे। ये बात क्लियरली दिखाती है कि इनकी ऑपरेशनल क्लेम्स ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट है। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये रही कि दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट काफ़ी कम है। रशियन बॉम्बर्स के साथ कोई एडवांस एस्कॉर्ट्स नहीं थे और चाइनीज़ बॉम्बर्स ने रशियन एयर स्पेस अवॉइड करते हुए चक्करदार रूट ले लिया। ये पब्लिकली एडवर्टाइज्ड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की एक वीक रियलिटी को दिखाता है। दोस्तों, ये पेट्रोल से एक एग्जांपल है कि कैसे हाई टेक इमेजिन के बावजूद चाइनीज एविएशन सेक्टर अपने फंडामेंटल इश्यूज जैसे वीक इंजन परफॉर्मेंस और इनएफिशिएंट ऑपरेशन स्ट्रेटजीज को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट, ये मिशन एक पॉलिटिकल जेस्चर ज़्यादा और मिलिट्री स्ट्रेंथन का डेमोन्स्ट्रेशन कम लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।